So, today we are starting with a new subject, Quants for CFA Level 2. जो फर्स्ट चैप्टर है इसका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे बेस्ड है. सो बेसिकली इससे इस वीडियो से ना जस्ट मिल जाएगा कि चल क्या रहा है पूरे के पूरे सब्जेक्ट में स्टार्ट में. सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सबसे पहले पढ़ा था, उसकी इक्वेशन थी y0 is b0 प्लस b1x. ठीक है, इसको बोल दिया था हमने डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोल दिया था हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था वो 3-4 चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा था, ना कि सिवाय एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल से. दैट इज़ वाई मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन केम इनटू द पिक्चर. उसकी अगर मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखूँ तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी जाती है. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, दोनों में इंटरसेप्ट को डिफाइन करने का तरीका सेम है कि जब मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 हो जाएं तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू विल बी इक्वल टू द इंटरसेप्ट. ठीक है, रेफर टू एज इंटरसेप्ट. ऑन दी अदर हैंड b1 को बोला गया स्लोप कोएफिशिएंट. MLR में देखो मल्टीपल स्लोप कोएफिशिएंट्स हैं, b1 b2 b3 bn. इन सबको बोल दिया गया पार्शियल स्लोप कोएफिशिएंट. पार्शियल स्लोप कोएफिशिएंट बोला गया क्योंकि जैसे मैं इस वाले टर्म की बात करूं, अगर मैं x1 में 1 यूनिट चेंज कर दूं तो उसका जो इफेक्ट आएगा ना y पे वो मेजर करता है b1. एग्जाम्पल ले लो, मैं किसी बच्चे की हाइट मेजर कर रहा हूँ. अगर मैं इसको MLR के टर्म्स में लिखूंगा, सेम ऊपर वाली इस वाली इक्वेशन की तरह अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, b0 डाइट फिजिकल एक्टिविटी एंड जीन्स. सो बेसिकली इस वाली इक्वेशन में मैं हाइट को मॉडल करने की कोशिश कर रहा हूँ यूजिंग माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और जीन्स. ठीक है, अगर अब मान लो मैंने रिग्रेशन रन करा और मेरे पास कोई इक्वेशन आ गई -20 प्लस 5 टाइम्स डाइट प्लस 7 टाइम्स फिजिकल एक्टिविटी प्लस 9 टाइम्स जीन्स. अब यहाँ पे पता चलेगा कि इनको पार्शियल स्लोप्स क्यों कहा गया है. अगर मैंने डाइट के अंदर 1 यूनिट का चेंज करा तो उस पर हाइट का क्या इफेक्ट आएगा, वो मेरा पार्शियल स्लोप ऑफ डाइट बताएगा. कहने का मतलब हाइट, जैसे ये वाली हाइट जो निकली दिस वॉज h0. ठीक है, -20 प्लस 5 टाइम्स डाइट में मैंने 1 यूनिट का चेंज कर दिया प्लस 7 टाइम्स फिजिकल एक्टिविटी प्लस 9 टाइम्स जीन्स. दिस इज h1. अगर मैं इसको लिखूंगा हाइट 1 तो इसके अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस 5, ये 5 अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 5 मेरा बाहर आ जाएगा. अगर तुम देखो द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन 20 प्लस 5 टाइम्स डाइट प्लस 7 टाइम्स फिजिकल एक्टिविटी प्लस 9 टाइम जीन्स, वो तो मेरी यही वाली इक्वेशन है ऊपर वाली h0. दिस इज h1. सो दिस विल बी इक्वल टू 5 प्लस h0. और मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ. आई केप्ट फिजिकल एक्टिविटी जीन्स कांस्टेंट. मैंने सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज करा तो उसका जो इफेक्ट आया ना +5 का, वो मेजर किसने करा, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के स्लोप ने, वाइल द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वर कांस्टेंट. इसी वजह से इसको पार्शियल स्लोप बोला जाता है, क्योंकि इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का स्लोप, ये सीधा इफेक्ट ऑफ डाइट
आइसोलेट कर रहा है, डाइट का इफेक्ट आइसोलेट कर रहा है ऑन हाइट, ठीक है। डाइट मैंने एक यूनिट से चेंज करी, कीपिंग ऑल द फैक्टर्स, कीपिंग ऑल अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कांस्टेंट। तो मेरे को पता चला कि अगर मैं हाइट में एक यूनिट बढ़ाऊंगा, मैं डाइट में एक यूनिट बढ़ाऊंगा तो मेरी हाइट +5 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं H2 की बात करूं, जहाँ पे मैं सेम इक्वेशन लिखता हूँ, लेकिन इस बार मैं फिजिकल एक्टिविटी में +1 कर देता हूँ, या -1 भी करके देख लो। तो 7 फिजिकल एक्टिविटी +1 ही कर लेते हैं। तुम देखना सारी इक्वेशन वैसी की वैसी रही, ये 7 अंदर जाके मल्टीप्लाई होएगा और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 7 + H0। H0 ये वाली थी, ऊपर वाली ये वाली थी H0, और H2 ये थी। बस ये 7 अंदर जाके, ये वाला 7 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सबका सब सेम रहा। सो मैंने इसमें जो +1 करा ना, आई आइसोलेटेड फिजिकल एक्टिविटी का इफेक्ट ऑन हाइट। ये आइसोलेट करके जो इफेक्ट जो आया वो किसकी वजह से आया? फिजिकल एक्टिविटी में तो मैंने +1 करा था, लेकिन बाहर जो इसका स्लोप है ना 7, वो हाइट को +7 से इंक्रीज कर गया। पूरा ही पॉइंट ये है, ठीक है। सो अब इसके बाद थोड़े बहुत हम असम्पशंस देख लेते हैं। assumptions of so the first one is linearity, the second one is homoscedasticity, बल्कि what I'll do is कि छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं, क्योंकि आगे तो यही चीज़ें पढ़नी है। y is b0 + b1 x1 + b2 x2 plus so on and so forth till bn xn। ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी? ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन थी। लीनियरिटी ये कहता है, जो कि उसने SLR में भी बोला था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, कि अगर मैं x और y का प्लॉट बनाऊँ ना, तो मेरे को एक स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए, ठीक है। अब MLR आ गया है तो x1 हो गया, x2 हो गया, x3, किसी के साथ भी प्लॉट बना दूँ ना मैं अगर y का, तो मेरे को एक लीनियर लाइन दिखनी चाहिए, ठीक है। और यही इसका डायग्नोस्टिक प्लॉट बोल लो, ठीक है, फैंसी टर्म, बट या y वर्सेस x का प्लॉट बना लो तो उसे पता लग जाएगा कि इन दोनों का रिलेशनशिप लीनियर है कि नहीं। कभी कभी क्या हो सकता है, इनका रिलेशनशिप ऐसे हो सकता है, ठीक है, यस, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये सारे, एक सेकेंड, सो एक्सेप्ट कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, लीनियर लाइन बन रही है, उसके अलावा अगर कोई भी पैटर्न दिखता है इस डायग्नोस्टिक प्लॉट में, तो वो वायलेट करता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के असम्पशंस को, ठीक है। होमोस्केडास्टिसिटी, इसका एरर्स xi y predicted, this is constant and this is also constant। ये दोनों तरीके हैं इस चीज़ को लिखने के, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम जो मेरा y predicted है ना, फिटेड वैल्यू बोल लो या प्रेडिक्टेड वैल्यू, उसको हम यूज़ कर लेते हैं एज अ प्रॉक्सी फॉर xi, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इन द एंड y प्रेडिक्टेड जो है वो एक फंक्शन है x का, ठीक है।
होमोस्टैटिसिटी क्या कहता है, इसको पहले विजुलाइज कर लेते हैं। इसके जो डायग्नोस्टिक प्लॉट बनते हैं ना, उनको बोल देते हैं रेसिडुअल प्लॉट। सो एक्स एक्सिस पे या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए और वाई प्रेडिक्टेड आ जाए। इधर हमें एरर्स प्लॉट करने हैं, ठीक है। अगर होमोस्टैटिक है तो मेरे एरर्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। काफ़ी टाइम लग रहा है बट या कुछ ऐसे दिखेंगे, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब देयर जो कीवर्ड है ना वो ये है कि देयर इज नो डिसर्नेबल पैटर्न, ठीक है। ये क्या है, होमोस्टैटिक। पहले इक्वेशन देखो और फिर समझो। वेरिएंस ऑफ एरर्स इज कांस्टेंट, वेरिएंस ऑफ एरर्स इज कांस्टेंट अलोंग, ये देखो मेरे एरर्स इसी एरिया में स्प्रेड आउट हैं, कांस्टेंट वेरिएंस है। अब क्या चीज़ कांस्टेंट नहीं है वो मैं दिखा देता हूँ ताकि उससे आइडिया लग जाए। अपोजिट केस समझ में आ गया तो नॉर्मल केस तो समझ में आ ही जाएगा। सो अगर मेरे को पैटर्न कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है मेरे को, और वही है मैंने इधर एरर प्लॉट करे हैं वर्सेस एक्स, इधर भी एरर प्लॉट करे हैं वर्सेस एक्स। ये देखो, कैन यू सी कि पहले वेरिएंस तुम्हारी इतनी थी, अब वेरिएंस इतनी हो गई है और वेरिएंस आगे भी बढ़ ही रही है। दिस इज नोन एज हेट्रोस्केडास्टिक। कहने का मतलब वेरिएंस ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज नॉट कांस्टेंट। नॉट कांस्टेंट मतलब इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उससे मतलब नहीं, कांस्टेंट है कि नहीं हमें उससे मतलब है, ठीक है। इवन अगर ऐसे दिखा दे, मतलब बहुत कम पॉइंट दिख रहे हैं, सो दिस इज़ अ केस जहाँ पे लग सकता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो काफ़ी स्केची चीज़ है कि इतने कम पॉइंट दिख रहे हैं बस। तो इस केस में भी यू विल से इट इज़ होमोस्टैटिक। बेसिकली उसके अराउंड लाइन ड्रॉ करके देख लो, ठीक है। ऐसे ऐसे कांस्टेंट वेरिएंस दिख जाएगा। गेट अ फील ऑफ व्हाट, मतलब कांस्टेंट वेरिएंस किस चीज़ को कह रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिख जाए, ऊपर जाता हुआ, 2 लाइन ड्रॉ करो उसके आसपास। आई विल ड्रॉ अ बेटर लाइन। अगेन यू कैन सी कांस्टेंट वेरिएंस दिख रहा है। और बोल दो इसको होमोस्टैटिक है। एग्जाम्पल देने के लिए, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है मोर और लेस। आगे जाके इसी में देखेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करना है कि होमोस्टैटिक है कि नहीं, और इसको करेक्ट कैसे करना है। एक्चुअली द थिंग इज़ कि जब हम ग्राफ यूज़ करके ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ग्राफ मतलब एक लुक के लिए, एक आइडिया लेने के लिए अच्छा टूल है, बट ग्राफ के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट,
लीनियरिटी हो गया, होमोस्केडास्टिसिटी हो गया. द थर्ड इज इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स. इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स का मतलब क्या है? वैसे अगर डेफिनेशन बोलें तो वही बोलते हैं कि एरर्स मस्ट नॉट बी कोरिलेटेड टू ईच अदर. ये वाली डेफिनेशन तो हर किसी ने पढ़ी है, ठीक है. बट अगर मैं इसका एक रियल लाइफ से जुड़ता हुआ एग्जांपल देना चाहूँ, तो ये मान लो कि तुम्हारी मॉम है, ठीक है. वो गई हैं बाज़ार से सामान लाने के लिए, और वो आ रही हैं और तुम देख रहे हो, ठीक है, कि वो आ रही हैं. तुमने उनके हाथ में बैग देखा. बैग देख के तुमने एस्टिमेट करा कि आज तो अराउंड 2 किलो का सामान आया है, ठीक है. एस्टिमेटेड बाय यू. दिस इज मॉम, दिस इज यू. टर्न्स आउट तुमने फिर पूछा कि कितने किलो का सामान आया था. टर्न्स आउट सामान आया था 2.5 kg का. दिस वॉज द एक्चुअल वैल्यू. सो तुमने इस वैल्यू को देख के आगे फिर सोचा माई प्रिडिक्शन वॉज ऑफ बाय 0.5 kg. कि मैंने तो 2 kg बोला था, निकला 2.5 kg, मतलब 0.5 kg का थोड़ा फ़र्क है. सो ये वाली जो कहानी है ये हुई डे 1 की. डे 2 पे क्या हुआ? तुम्हारी मॉम फिर से गई सामान लेने. अब तुमने क्या करा? तुमने फिर से देखा कि तुम्हारी मॉम सामान ला रही है. तुमने फिर गेस लगाया कि बैग देख के तो लग रहा है 3 kg. लुकिंग एट बैग, बट तुम्हें एक आइडिया है दैट योर एस्टिमेट yesterday was off by 0.5 kg. ये बात तुम्हें याद है कि तुम्हारा जो एस्टिमेट है वो ऑफ था 0.5 kg से. 3 किलो तुम्हें बैग देके लग रहा है. तो तुमने क्या करा कि यार गलती ना हो जाए मुझसे फिर से एस्टिमेट करने में, और मेरा कल वाला एस्टिमेट 0.5 kg से ही सिर्फ गलत था, तो मैं बोल दूंगा कि 3.5 kg का बैग है, ठीक है. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे क्या वैल्यू निकलती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या वैल्यू निकलती है बैग की, जो असली बैग में सामान है वो कितने किलो का है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट तुम्हारा जो आज का एरर था, टुडेज एरर, दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डे 2 का एरर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डे 1 का एरर, ठीक है. एंड दिस इज व्हाट दे कॉल एज नॉन इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स. कि भाई साहब T-1 का एरर इन्फ्लुएंस कर गया T टाइम पे होने वाले एरर को, ठीक है. दिस इज नो, ठीक है. मैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर रहा हूँ ताकि एक रियल वर्ल्ड वाली वाइब आए कि चल क्या रहा है, ठीक है. सो ये हो गया. उसके बाद द फोर्थ वन इज नॉर्मैलिटी. नॉर्मैलिटी इज मोर और लेस लाइक सेइंग कि एरर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इसका भी एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है रियल लाइफ का, ठीक है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कुछ होती थी, अगर याद हो तो. ऐसे कुछ होती थी, ठीक है. इसका एक अच्छा एग्जांपल ये वाला है. डार्ट वाला गेम खेला है? डार्ट फेंक फेंक के मारते हो.
ऐसे फेंकते हो, ठीक है, 10 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 1 पॉइंट, ठीक है। अब अगर कोई भी बायस नहीं है गेम में, ठीक है, मतलब बायस का मतलब अगर गेम बिल्कुल भी रेग्ड नहीं है, तो मेरे जो आउटकम्स होने चाहिए ना, भाई मैं निशाना मार रहा हूँ दूर से खड़े होके, रैंडम होने चाहिए। पहला निशाना यहाँ पे लगा, फिर दूसरा यहाँ पे लगा, तीसरा बीच में ही लग गया, चौथा कहीं और लगा, पाँचवा कहीं और लगा, छठा कहीं और लगा, सातवां कहीं और लगा, आठवां कहीं और लगा। तुम देख रहे हो, अगर इफ़ आई कीप ड्राइंग दिस, कहीं ना कहीं रैंडमली बन रहे हैं, जो भी स्पॉट जिन पे मैं हिट कर रहा हूँ वो रैंडमली कहीं पे भी आ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में यही होना चाहिए, ठीक है, रैंडम पॉइंट्स पर हिट होना चाहिए। लेकिन मान लो कि ऐसा नहीं हो रहा है, कहने का मतलब कि सिर्फ या तो बीच बीच में लग रहे हैं मेरे सारे के सारे, या तो सारे के सारे एक तरफ को ही लग रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा शक नहीं होएगा कि मैं मार कहीं पे भी रहा हूँ, मैं मार चाहे 10 वाले की तरफ रहा हूँ या बिल्कुल रैंडम टारगेट, मान लो कि मैं भाई कहीं बाहर ही मार रहा हूँ, मैं यहाँ पे मार रहा हूँ, लेकिन फिर भी घूम फिर के मेरा डार्ट यहीं पे लग रहा है, तो तुम्हें डाउट होएगा कुछ ना कुछ कि गेम रिग्ड है। अगर मेरे कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है मेरे हिट्स का, तो तुम्हें लगेगा, यू विल फील द गेम इज रिग्ड। कहने का मतलब आउटकम्स आर नॉट रैंडम। यही चीज़ एसेंशियली नॉर्मैलिटी कहता है कि अगर एरर्स मेरे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एरर्स जो होते हैं मेरे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एसेंशियली द गेम दैट आई एम प्लेइंग इज रिग्ड, कुछ ना कुछ फ़र्क है, ठीक है। ओके, एंड द फिफ्थ वन, दैट इज मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी से मतलब है कि अगर मैं इक्वेशन लिखूँ MLR की फिर से, समहाउ अगर मैं x2 को लिख सकूँ 2x1 और x3 को लिख सकूँ मैं 5x2 प्लस 3x1, या कोई और लीनियर रिलेशनशिप इन वेरिएबल्स के बीच में ड्रॉ कर सकूँ, इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में ही कुछ ना कुछ रिलेशनशिप अगर मैं ड्रॉ कर सकूँ, तो वो मल्टी कोलिनियरिटी का इशू कॉज करेगा, ठीक है। ये हम स्कैटर प्लॉट से देख सकते हैं, बाय इफेक्टिवली प्लॉटिंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगेंस्ट अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर उनके बीच में कोई रिलेशनशिप दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप दिख रहा है ये वाला, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। सो एसेंशियली आई विल ओमिट आउट x2 वाला वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल को काउंट करने का बार बार कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये चीज़ें मेरे को स्कैटर प्लॉट से पता लग जाती है। स्कैटर प्लॉट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत आइडिया पता लग जाएगा कि डायरेक्शन किस तरफ को जा रही है। टेक्निकली ये भी रैंडम होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने दिखा दिया कि मल्टी कोलिनियरिटी का इशू है। एक्चुअली में कैसा होना चाहिए भाई, रैंडम होना चाहिए। यहाँ पे x2 आ गया, यहाँ पे x1 आ गया, और जैसे पहले बनाया रैंडम कि नो डिसर्नेबल पैटर्न इज फाउंड, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। दिस इज द की। ओके।